Chapter number 40 of class 12th RBSc. Chapter is human health. This is a topic of 12th NCERT chapter 8. In this lecture we are going to discuss about general elementary idea of parasite and host. तो जनरल एक आइडिया पढ़ेंगे पैरासाइट और होस्ट के बारे में, सिंपल से इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सिंपल सा जैसा प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ये समझना ज़रूरी है थोड़ा सा। आज इस लेक्चर में मुझे मलेरिया स्टार्ट करना था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँ, उसके बाद ही मलेरिया को स्टार्ट करें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा और ईजी समझ में आएगा। मलेरिया इज़ अ वास्ट टॉपिक, एक बड़ा टॉपिक है। इसको जैसे अब ये लेक्चर जो बन रहे हैं 10 से 15 मिनट के हैं, लेकिन मलेरिया को एक्सप्लेन करने में कम से कम 45 मिनट की क्लास की रिक्वायरमेंट है। बहुत मुश्किल है कि मैं एक 10 से 15 मिनट के लेक्चर के अंदर आपको मलेरिया एक्सप्लेन कर दूँ। हाँ, जितना एनसीईआरटी में है उतना कर सकता हूँ, जितना आरबीएससी की बुक में उतना कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम्स मैं सिंपल से मैं बताता हूँ आपको। आरबीएससी के अंदर प्रैक्टिकल की बुक में मलेरिया की प्लाज्मोडियम की स्टेजेस दे रखी है। ट्रोफोजोइड स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज, एमेबॉइड स्टेज, रोजेट स्टेज, ठीक है। तो ये सारी स्टेजेस वहाँ दे रखी है। ये स्टेजेस कब आती है, कहाँ आती है ना, इन स्टेजेस में होता क्या है, ये डिस्क्रिप्शन वहाँ पर दे रखा है प्रैक्टिकल की बुक के अंदर। बट एक्चुअल में आरबीएससी की थ्योरी की बुक के अंदर ये स्टेजेस कब आती है ये नहीं बताया उन्होंने। एज इट इज़ एनसीईआरटी वाला जो डायग्राम है वो उठा के वहाँ अपनी बुक में छाप दिया, ठीक है। तो उन्होंने डायग्राम तो एनसीईआरटी वाला ले लिया, इन्फॉर्मेशन भी एनसीईआरटी वाला ले ली, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल की बुक में इन्फॉर्मेशन वो दी है जो एक्चुअल में होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न ये होता है कि जब वो मलेरिया पढ़ते हैं तो मलेरिया जब वो पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि स्पोरोजोइट एंटर किया बॉडी के अंदर, स्पोरोजोइट से फिर उसमें ट्रोफोजोइट बनता है और हीमोजोइन पार्टिकल रिलीज़ होते हैं, फिर गैमेटोसाइट फीमेल एंड मेल गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है और वो मॉस्किटो बॉडी में चले जाते हैं। वहाँ पर स्पर्म एंड एग जो है गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, स्पोरोजोइट बन जाते हैं। बस अब वो 4 स्टेजेस कहाँ गई, कहाँ से आई, ये पता नहीं चलता। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस लेक्चर में अपन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जब मलेरिया पढ़ेंगे तो प्रॉपर वे में पूरा डिस्कस करें किस तरह से, कहाँ से ये एंटर करता है, कहाँ ये जा रहा है और किसको ये अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें कई सारी स्टेजेस आती है। पहले लिवर में जा रहा है, क्यों जा रहा है, ब्लड सक कौन कर रहा है, मेल कर रहा है, फीमेल कर रहा है, क्यों उसको फीमेल एनोफिलीज बोलते हैं, फीमेल एनोफिलीज ब्लड सक क्यों कर रहा है, मेल क्यों नहीं कर रहा, उससे ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहे, सारी चीज़ें जो डिस्कस करनी ज़रूरी है। लिवर में कौन कौन से स्टेजेस, अब लिवर में भी स्टेजेस काफ़ी सारी है। क्रिप्टोजॉइड्स, क्रिप्टोमीरोजॉइड्स, माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स, मैक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स, माइक्रोमेटा प्रोटोमीरोजॉइड्स, ठीक है। तो स्टेजेस काफ़ी सारी, जिसके बाद में ट्रोफोजॉइड स्टेज आती है, फिर उसके बाद में सिग्नेटरिंग स्टेज आती है, फिर एमेबॉइड, और उसके बाद में आपके शिफ्टनर्स पार्टिकल्स बनते हैं, रोजेट स्टेज आती है, हीमोजोइन पार्टिकल्स बनते हैं और रिलीज़ होते हैं ब्लड के प्लाज्मा के अंदर। तो सारी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है। लिवर में क्यों जा रहे हैं पहले, फिर ब्लड में क्यों आ रहे हैं और ब्लड सेल्स को रप्चर क्यों कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ह्यूमन और मॉस्किटो दो जो इसके प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। आप ये समझे आज से मलेरिया स्टार्ट कर दिया। तो जब प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट होते हैं। एक होस्ट होता है डायजेनिक है, ये डायजेनिक कल बताया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में। एक तो वो पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स दे लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड अगेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट। अपने किसी और की बॉडी पर रहते हैं और उसकी बॉडी से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो होस्ट की बॉडी पर रह रहे हैं, न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं। और एक चीज़ और, पैरासाइट जो है आपका, वो आपको कभी भी किल करना नहीं चाहता। हाँ ठीक है, बाई चांस हो जाते हैं किल, मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि आपकी डेथ हो। सिंपल सा रीज़न है ना, वो अगर आप अगर मर गए, आपकी डेथ हो गई, उसको तो फिर नया होस्ट ढूंढना पड़ेगा ना। तो सिंपल सी कंडीशन है, आपके सिर में अगर जुएँ हैं तो वो क्यों चाहेगी कि आप मर जाएं, है ना। हाँ, लेकिन अपने लिए लॉस ये है कि वो अपने को हार्म करती है, ब्लड सक कर रही है। मॉस्किटो से ब्लड सक करते हैं। तो अब यहाँ पर कंडीशन सिंपल सी है। होस्ट जो है वो 2 तरह के होंगे। एक पैरासाइट 2 टाइप के होंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ होस्ट, मोनोजेनिक एंड डायजेनिक। एक एग्जांपल लेते हैं डायजेनिक का। डायजेनिक का एग्जांपल मैं आपको पहले बताता हूँ। टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम इज द मेंबर ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस
इनवर्टिब्रेटा में प्लेटीहेल्मिन्थेस आपने पढ़ा होगा, पोरफेरस सेरेटिका, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलेपेटिक, एनालिडा आपने पढ़ा, मोलस्का, एकांडरबेटा, ये सब पढ़े होंगे आपने। इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस आता है जिनको फ्लैटवर्म्स कहते हैं। फ्लैटवर्म्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली यानी डॉर्सल साइड और ये वेंट्रल साइड, तो बॉडी इनकी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है, तो इसलिए इनको कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर हैं इसमें ये पैरासाइट्स हैं, यूजुअली ये पैरासाइट्स हैं, जैसे इसके अंदर टीनिया सोलियम, फेसियोला हेप्टिका, तो ये सब पैरासाइट्स के अंदर आते हैं। तो टीनिया सोलियम के ये डाइजेनिक है, उसके दो होस्ट होते हैं। एक इसका होस्ट है ह्यूमन, जो इसका प्राइमरी होस्ट है, और सेकेंडरी होस्ट है इसका पिग। ठीक है। अब पैरासाइट्स के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है? पैरासाइट्स के अंदर कई सारे एडेप्टेशंस हैं जिनके कारण अपनी बॉडी में सर्वाइव कर सकते हैं। आपने 11th क्लास में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, एनसीईआरटी वालों ने, आरबीएसई वाले इस साल पढ़ेंगे, तो अगर कभी भी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है छोटी क्लास में 10th में भी, तो आपको इतना आइडिया होगा। क्वेश्चन जनरली आता है अपने स्टमक के अंदर HCl रिलीज़ होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, तो वो HCl जिसका pH 1.8 के आसपास या 2 to 3 के आसपास रहता है, ये HCl वैसे डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन ये HCl मसल्स का, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मसल्स जो आप खा रहे हैं उसका डाइजेशन कर देता है, प्रोटीन है, लेकिन अपने स्टमक का डाइजेशन नहीं करता, स्टमक की वॉल को ये डैमेज नहीं करता। रीज़न क्या है इसका? उसका सिंपल सा रीज़न है, हमारे स्टमक की वॉल के अंदर म्यूकस की एक मेम्ब्रेन होती है, इस म्यूकस की मेम्ब्रेन के कारण हमें कोई किसी टाइप का हार्म नहीं होता है। तो यही एक रीज़न है कि ये पैरासाइट्स भी, एंडोपैरासाइट्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनकी बॉडी पर भी म्यूकस प्रेजेंट होता है, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस हैं, उनसे इनको, जिससे सर्वाइव कर सकें। उसके अलावा इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, हाई कैपेसिटी होती है रिप्रोडक्शन की। एक ह्यूज नंबर के अंदर ये एग का प्रोडक्शन कर सकते हैं, एग ले कर सकते हैं। एक और भी अच्छी बात, टीनिया सोलियम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपने अगर अर्थवर्म पढ़ा हो, एनसीईआरटी आरबीएसई दोनों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में क्या होता है कि दो डिफरेंट अर्थवर्म्स होते हैं, एक ये है और दूसरा ये है। तो दो अर्थवर्म, अब दोनों ही, ये दोनों बाइसेक्सुअल, इनके अंदर ये मोनेशियस है, इसमें मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स, इसमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों हैं। दोनों रेनी सीजन में एक दूसरे के पास आते हैं ऑपोजिट कंडीशन में, और एक दूसरे को अपने अपने गैमीट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एक सिंपल सी कंडीशन है गैमीट के ट्रांसफ़र करने की, दोनों में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, उसके बाद भी एक दूसरे को दे रहे हैं, प्रोटोएंट्री मिलती है। इसलिए यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर एक अकेला है वो फोल्ड होता है, जैसे ये अकेला ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा ये फोल्ड होता है, और उसके एक जो सेगमेंट्स, कुछ सेगमेंट्स है वो मेल वाले सेगमेंट्स, फीमेल वाले सेगमेंट्स को, वैसे तो कुछ सेगमेंट्स, अब स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे आप समझेंगे उसको, एक्चुअल में इसके स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं डिस्कस करते हैं कि कुछ सेगमेंट्स इनमें मेल ऑर्गन्स होते हैं, कुछ में मेल फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं, कुछ में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर इसकी होती है। तो ये गैमीट्स का ट्रांसफ़र कर देता है, गैमीट्स के ट्रांसफ़र के बाद में इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है और एक ह्यूज नंबर में एग ले करता है। जो एग्स हैं वो हमारे फीकल मैटर के साथ में एक्सक्रीट आउट सारे नहीं होते, कुछ हो जाते हैं। अगर हम ओपन डिफिकेशन कर रहे हैं, ओपन में आपने देखा होगा टॉयलेट एक प्रेम का था, पता होगा क्या होता है एक्चुअल में। तो ओपन डिफिकेशन अगर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में पिग जो है वो फीड करता है ह्यूमन फेसेस पर, उस फीकल मैटर पर फीड कर रहा है, और वो एग अब चले जाएंगे उसकी बॉडी में, वहाँ हैचिंग होगी, बाहर आएंगे, लार्वा स्टेजेस चलेगी, और वो लार्वा उनके पास हुक प्रेजेंट होते हैं, हेक्साकैंथ स्टेजेस वगैरह आती हैं उनमें। वो लार्वा अब जाएगा उसके मसल्स के अंदर, और उसके मसल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, वहीं पर रहकर अपना न्यूट्रिशन गेन करेगा। ठीक है। और जब ह्यूमन फीड करेंगे पोर्क पर, पोर्क कहते हैं पिग का जो फ्लैश होता है, जो मीट होता है उसको, तो उस पर जब फीड करेंगे, और वो भी अनकुक्ड, कई लोग करते हैं अपने यहाँ पर, वैसे इंडिया में नहीं करते, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में करते हैं। इंडिया में कुछ जो बहुत ज़्यादा कुछ लोग हैं, मैंने देखा है कुछ लोगों को जो करते हैं इस पर फीड, लेकिन नहीं करना चाहिए एक्चुअल में, ऐसा कंडीशन है। तो वहाँ उनकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है, और फिर से उनकी बॉडी में आगे स्टेजेस चलेगी, और उनको टीनियसिस डिजीज़ ये कॉज करता है। तो सिंपल सी कंडीशन जब हम बात कर रहे हैं, इसका प्राइमरी होस्ट कौन है? प्राइमरी होस्ट जिसके अंदर ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है और डिजीज़ कॉज कर रहा है, जैसे टीनिया सोलियम के लिए ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, डिजीज़ कॉज कर रहा है। सेकेंडरी होस्ट पिग जिसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं कर रहा और डिजीज़ कॉज भी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मलेरिया को स्टार्ट और कंप्लीट करेंगे।